Students, you are welcome in biology और ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के विषय में पढ़ा था। नाउ वी स्टडी द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर that is known as androecium that produces male spore pollen grains. Today we study the development of pollen grain inside the anther. जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्रत्येक पराग कण जो पुंकेसर जो पुष्प का नर भाग पुमंग या एंड्रोसियम की एक यूनिट जो है उसको आप कहते हैं स्टमेन या पुंकेसर। ईच स्टमेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। प्रत्येक पुंकेसर 3 भाग से बना होता है, उसका एक तंतु, योजी और परागकोश। परागकोश पुंकेसर का मुख्य भाग है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में या सूक्ष्म बीजाणुधानियों में ही पराग कण या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं कि इनमें किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा किन किन स्टेप्स में पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसको परागकोश की संरचना, आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमने एक अत्यधिक यंग यानी काफी पहले शुरुआत में ही विकसित हो रहे परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखते हैं। परागकोश की जब एक तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो ये पहले अंडाकार सी संरचना होती है जिसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। एक कोश की एपिडर्मिस लेयर, एक कोश की एपिडर्मिस परत वाह्य त्वचा पाई जाती है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का मांस। यह जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का मांस है इनमें विभाजन की क्षमता होती है, जैसा कि आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभाज्योतिकी कोशिकाएं जो होती है इनमें विभाजन की क्षमता होती है और ये आगे विभाजन करती है। फिर यह जो अंडाकार सा इसका आकार होता है धीरे धीरे ये 4 पालियों में बंटने लगता है। इस जो अब ये धीरे धीरे 4 पालियों युक्त होने लगता है, इसमें जो एपिडर्मिस के नीचे इसके चारों कोनों पर एक एक ऐसी कोशिका बन जाती है जो अपेक्षाकृत बड़ी होती है और इस कोशिका में जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है, कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है और जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, अर्थात ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है, बड़ी दिखने लगती है। दैट इज नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। व्हाट हैपेंस, द ईच कॉर्नर ऑफ दिस developing stamen anther, the each corner developed a archisporial cells that is more clear due to dense cytoplasm and a large nucleus in each cell. So ये 4 कोशिकाएं इसमें डेवलप हो गई। इसी के बीच में प्रोकैम्बियल स्ट्रेन का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। ये प्रोकैम्बियल स्ट्रेन जब उसमें टीएस में जो ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटी जाती है इसकी तरुण परागकोश की तो योजिक में स्थित रहता है। यही अब जो आर्कीस्पोरियल सेल्स जो बनी, ये आर्कीस्पोरियल सेल्स अगले स्टेप में हम देखेंगे। धीरे धीरे जो परागकोश होता है ये स्पष्ट 4 पालियों में बढ़ जाता है, 4 लेग लोब में इसमें डिवाइड हो जाता है। अब ईच आर्कीस्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइडेड, जो चारों कोनों पर एक एक जो आर्कीस्पोरियल सेल थी ये अब परिणत विभाजित हो जाती है। परिणत विभाजित होकर के बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल्स बना लेती है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना लेती है। क्या हुआ, ये जो डिवाइड हुई तो इसमें जो बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक परत बन गई उसे आप कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और जो अंदर की तरफ
सेल्स बन गई, इसे आप कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इसी बीच इसमें कोशिकाओं का और विकास होता है और बीच में जो इसका प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड था वो और प्रोमिनेंट होने लगता है, जो बाद में वेस्कुलर बंडल के रूप में विकसित हो जाता है। फिर अब अगले चरण में हम देखेंगे, हम केवल इसके एक शॉर्ट लोब को इधर मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहे हैं। इसमें जब इसका और फर्दर विकास होता है तो जो एपिडर्मिस सेल्स होती है, एपिडर्मिस सेल्स के यही जो नीचे जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स में बाहर की तरफ या एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोशिकाओं की एक परत बन जाती है जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। ये एंडोथीसियम की परत है जो दिखाई गई है, ये एंडोथीसियम बन गई। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे कोशिकाओं की 2 से 3 कोशिकाओं की, 2 से 5 कोशिकाओं की एक परत बन जाती है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। फिर मिडिल लेयर के जस्ट नीचे एक और कोशिकाओं की परत बन जाती है, 2 से 5 कोशिकाओं की परत, इस परत को टैपिटम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी इसने 3 लेयर्स बना ली, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। एंडोथीसियम परत की कोशिकाएं कुछ जगहों पर पतली दीवार वाली होती हैं, वहीं से बाद में स्टोमियम बन जाता है और वहां से पराग कणों का इजेक्शन होता है। ये जो एंडोथीसियल सेल्स होती हैं, एंडोथीसियल्स और मिडिल लेवला वाली सेल्स, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होती हैं वो उनको उनके विकास में पोषण के लिए प्रयुक्त हो जाती हैं। टैपिटम लेयर के तुरंत नीचे, टैपिटम लेयर के नीचे की कोशिकाएं जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो थी, अब वो विभाजित होकर के, कई बार विभाजित होकर के कोशिकाओं के मास के रूप में विकसित हो जाती हैं और ये कोशिकाएं प्रायः गोलाकार सी हो जाती हैं। और गोलाकार सी होकर के ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो ये कोशिकाओं का एक बाल, इसमें कोशिकाओं का एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का एक बाल के रूप में विकसित हो जाता है और यही गोल सी संरचना, इसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। इस तरह से इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास हुआ। अब यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के विकास के बाद इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी, अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ एक लोब इसका दिखाया गया है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये 4 अगुणित कोशिकाओं में प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित थी, डिप्लॉयड थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यह 4 अगुणित पराग कोशिकाओं में या पॉलन सेल्स में विभाजित हो जाएगी। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो 4 केंद्रक बनते हैं उनमें एक केंद्रक बनने के तुरंत बाद कोशाभित्ति का निर्माण नहीं होता है। वो चारों केंद्रक पूर्णतः बन जाने पर उनमें कोशाभित्तियों का निर्माण होता है, इसलिए वो पॉलन टेट्राड के रूप में बने रहते हैं। यानी वो उसमें एक चतुर्थक या 4 पराग कणों का एक ग्रुप जो है वो भित्तियों से जुड़ा रहता है, इसे टेट्राड मैनर कहते हैं। तो टेट्राड मैनर में पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री पौधों में प्रायः एक केंद्रक बनने के बाद कोशाभित्ति बन जाती है, तो जिसके कारण वो अन्य तरीकों से उसमें लगे रहते हैं। तो अब इसमें जो स्पोरोजिनस मदर सेल्स थी, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बन गई। यही चारों कोशिकाएं अब कुछ उसमें डिजनरेट हो जाती हैं, जो विकसित हो रहे पराग कणों के लिए पोषण प्रदान करती हैं, जबकि कुछ अधिकांश कोशिकाएं जो है वे गोल होकर के पराग कण के रूप में विकसित हो जाती हैं। अब यह पराग कण जब विकसित हो गए, उसी समय यहाँ की कुछ जगह की एंडोथीसियम
एंडोथीसियम और एक टैपेटम जो है, टैपेटम का पोषण के रूप में प्रयोग हो जाता है। जब विकसित हो रहे पराग कणों के पोषण के लिए टैपेटम लेयर प्रयुक्त हो जाती है, और इस तरह से ये अंदर से अब मिडिल लेयर और ये एंडोथीसियम दोनों खत्म हो जाती है और ये पोर बन जाता है, जिसे स्टोमियम कहते हैं। ये पूरी संरचना, अब इसको आप माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे या पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक से अब जब पराग कण मैच्योर हो जाते हैं, पराग कण जब परिपक्व होते हैं, तब ये इसके स्टोमियम से बाहर आते हैं। अब एक पराग कण को अगर हम देखें तो एक पराग कण गोल सी कोशिका होती है। यह नर युग्मक की प्रथम कोशिका या मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और इसके ऊपर प्रायः इसकी जो भित्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्साइन इंटाइन। प्रायः परागकणों की एक्साइन जो होती है ये कांटेदार होती है, सेरेटेड मार्जिन वाली होती है, और इंटाइन स्मूथ होती है। इसके इंटाइन पर कुछ जगहों पर छोटे छोटे धसाव पाए जाते हैं। प्रायः द्विबीजपत्री पौधे के पॉलन ग्रेन पर 3 धसाव पाए जाते हैं। इन धसावों को जर्मपोर कहते हैं। यहीं से बाद में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में प्रायः एक जर्मपोर पाया जाता है। तो इस तरह से अब जब ये पॉलन ग्रेन परिपक्व होते हैं, इसके स्टोमियम से बाहर निकल करके आते हैं और फिर आगे परागण के लिए तैयार होते हैं।